जय हिंद। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। और आज हम जिनसे मिलने आप पहुंचे हैं, जिनका इंटरव्यू लेने आप पहुंचे हैं, ये वुशु के एथलीट हैं। तकरीबन 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं इन्हें वुशु खेलते हुए, और इसी वुशु के बदौलत ही इन्हें उत्तर प्रदेश की सिविल पुलिस में भी जगह मिली है। हमारे साथ मौजूद है, जुड़ने जा रहे हैं रवि सूर्यवंशी, जो कि वुशु एथलीट हैं। रवि, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रवि, हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है और आपकी भी एक जर्नी है जी। उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये वुशु में आपका इंटरेस्ट कब जागा और कब से चला आ रहा है? नमस्कार, मैं रवि सूर्यवंशी इंचोली क्षेत्र का रहने वाला हूँ और उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूँ। फिलहाल कांस्टेबल के पद पे 2 साल मेरी सर्विस को होने वाले हैं। शुक्रगुजार हूँ मैं उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसने खिलाड़ियों को एक मौका दिया अपनी जिंदगी को और खेल के सफर को आगे बढ़ाने का। वुशु दरअसल में सर बचपन से ही शौक था कि मतलब जैसे गांव का बेसिक है वो थोड़ा लड़ाई वड़ाई वाला, तो वैसा था। और फिर पता चला कि एक गेम ऐसा भी रिलेटेड होता है जिसमें फाइट वगैरह होती है। तो स्टेडियम ज्वाइन किया था सर 2010 में। रनिंग के बेस पे स्टेडियम ज्वाइन किया था मैंने। तो फिर वहां पे जाके पता चला कि गेम है वुशु, नया गेम, इंडिया में स्कोप ज्यादा है। तो फिर देखा, एक बार जाके ट्रायल किया तो करने में अच्छा लगा, अंदर से फीलिंग आई कि हाँ मतलब मैं और बेटर कर सकता हूँ उसमें। तो सर 2010 से मेरा वुशु का सफर शुरू हुआ और 11-12 तक मैंने स्टेडियम में किया। फिर गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल है रोहटा बाईपास पे, वहां पे मैंने जाना शुरू किया। और वहां पे गेम के सीईओ हैं श्री सुहेल अहमद सर, उनका बहुत सपोर्ट मिला आगे बढ़ने में। गेम के अनुज भैया हैं, गंगानगर के रहने वाले हैं, उनका बहुत सपोर्ट मिला। और फिर जैसे जैसे गेम का सफर चलता रहा, एक रवि रावत भैया हैं लखनऊ के, उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। फिर धीरे धीरे सीढ़ियां मिलती गई और आज आपके पास इस स्थिति में बैठा हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में अब आ चुके हैं। जब शुरू किया था कुछ ऐसा दिमाग में था या किसी ने बताया था कि अगर आप ऐसा कुछ लाते हो, मेडल लाते हो राज्य के लिए और अच्छे अच्छे मेडल्स लेकर आते हो, तो ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, या ऑटोमेटिक ही सब धीरे धीरे होता चला गया? देखिए सर, जब गेम शुरू किया था तो कोई मतलब दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं कि हाँ इन फ्यूचर जाके हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या इससे कुछ बेटर होगा। बस दिमाग में ये था कि हाँ गेम करना, गेम में अच्छा करना है। और जैसे बड़े बड़े उस टाइम के प्लेयर थे, एशियन गेम्स मेडलिस्ट थे, उनको देख के थोड़ा सा मतलब मन में मोटिवेशन पैदा हुआ कि हाँ इनकी तरह करना है। तो फिर करते रहे। तो फिर धीरे धीरे मतलब थोड़ी नॉलेज में आया कि हाँ अगर हम गेम में अच्छा करेंगे तो गेम के थ्रू हम जॉब ले सकते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो सर उसी तरह धीरे धीरे मेडल्स आते गए, ट्राई करते रहे, इधर उधर काफी सारी नौकरियां देखी। फिर 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पे तैनात हुए सर। ठीक है। आपने बताया आप गांव के माहौल में पले बड़े हैं और यहीं पर रहे हैं। थोड़ा सा माहौल भी आपने जिक्र किया कि लड़ाई झगड़े का थोड़ा सा माहौल रहता है गांव का। फैमिली के बारे में भी थोड़ा हम जानना चाहेंगे। फैमिली में कोई एथलीट बैकग्राउंड से रहा है या परिवार में कोई रहा है? देखिए सर, फैमिली बैकग्राउंड तो ऐसा था कि मम्मी और पापा दोनों दिहाड़ी वाले थे। अच्छा। लेकिन पापा ने बहुत पहले जिम्नास्टिक किया था। अच्छा जी। ओके। तो फाइनेंशियली अनस्टेबल थे, स्कोप नहीं मिल पाया आगे बढ़ने का। क्योंकि सर स्पोर्ट्स में अगर आपको निकलना है ना तो डाइट का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है सर एक खिलाड़ी को आगे मतलब बढ़ने के लिए। तो पापा ने पहले पढ़ाना शुरू किया, फिर पापा ने कहा कि ठीक है अगर गेम में ज्यादा इंटरेस्ट है तो गेम भी ज्वाइन कर लो। तो पापा ने और मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। बैकबोन है, बस ये मानो कि अगर ये नहीं होते तो आज मतलब रवि नहीं होता सर। अच्छा, आपकी गेम के बारे में थोड़ा और डिटेल से बात करते हैं। आपकी ट्रेनिंग जो होती है हर दिन कैसे कैसे होती है, क्या क्या रूटीन होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ट्रेनिंग का शेड्यूल सर ये है, स्टार्टिंग से ही शेड्यूल ये रहा है ट्रेनिंग का कि मॉर्निंग सेशन लगभग 5:30 से शुरू होता है सर। 5:30 से 8:30-9 तक ट्रेनिंग करते हैं हम लोग। फिजिकल ट्रेनिंग उस टाइम ज्यादा करते हैं मॉर्निंग के टाइम। और फिर जाके अपने रूम पे थोड़ा डाइट वाइट लिया और सोए।
फिर शाम का जो सेशन है वो 4 से स्टार्ट होता है सर। 4 से 6, 6:30, 7, 8 तक जितना जिसमें पोटेंशियल है वो उतना करता है। अच्छा, ये वुशु की जो ट्रेनिंग होती है, इस ट्रेनिंग में क्या टफ लगता है आपको थोड़ा? टफ तो सर पूरा वुशु ही है मैं सच बताऊं तो। लेकिन एक कहावत है ना कि निरंतरता से अगर आप किसी भी कार्य को करेंगे तो एक दिन उसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो वुशु सर मार्शल आर्ट की दुनिया का सबसे खतरनाक गेम है सर। और वुशु के प्लेयर आज किसी भी फील्ड में अगर जा रहे हैं ना तो वो एक अलग पहचान बना रहे हैं और अपना एक अलग नाम बना रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, वुशु की हमारी एक सीनियर दीदी है पूजा तोमर, वो वुशु से निकल के यूएफसी गई है अभी। वुशु के हमारे कंकरखेड़ा क्षेत्र के ध्रुव चौधरी हैं वो वुशु छोड़ के अभी टाइगर श्रॉफ को ट्रेनिंग देते हैं और अभी उनकी काफी सारी मूवीज भी आ रही हैं। और एक हमारे जम्मू पुलिस के हैं सुनील कुमार, वो 7 फीट 7 इंच के आसपास उनकी हाइट है तकरीबन, और वो भी मूवीज में जा रहे हैं। तो सर ये सब वुशु की ही देन है। अच्छा, वुशु एक ऐसा गेम है जिसमें आपको सामने वाले से compete करना पड़ता है जी। तो कभी चोटें वगैरह लगी हैं और कभी कोई ऐसी चोट लगी हो जिसकी वजह से थोड़ा टाइम के लिए स्टॉप करना पड़ गया हो, कुछ ऐसा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल सर, वुशु एक मेजर इंजरी गेम है सर, और जज्बे वाले लोग इसको खेल पाते हैं, सच्चाई तो ये है। क्योंकि जब आप किक मारोगे तो सामने वाला भी मतलब किक का जवाब आपको देगा, पंच से देगा, थ्रो से देगा, किसी भी चीज से देगा। तो हैमस्ट्रिंग में एक बार हुआ था, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन हो गया था, तो तकरीबन 11-12 महीने मतलब रिकवरी करने में लग गए थे मुझे। अच्छा जी। क्या हुआ था, मतलब कहाँ आपको ऐसी चोट वोट आ गई थी? सर हुआ ये था बेसिकली, मतलब स्ट्रेचिंग कर रहे थे तो वो अच्छे से नहीं कर पाया था और खेलना था सर, फाइट करनी थी। तो जैसे किक मारा था उसने, किक पकड़ के खींच दिया ऐसे। अच्छा। तो इधर हैमस्ट्रिंग पूरा खिंच गया था। अच्छा। तो 1-1.5 साल का गैप हुआ था। और फिर मैं सर वुशु के दूसरे पार्ट मैंने ज्वाइन किया था जिसको हम ताओलू बोलते हैं। बेसिकली मैं वुशु को बता दूं कि वुशु के 2 पार्ट होते हैं, एक शांसु होता है और एक ताओलू होता है। हाँ। शांसु में आपको फाइट करनी पड़ती है, हाँ। ताकत वाली, हाँ। लात मुक्का उठा के पटकना सब। और जो ताओलू होता है उसमें आपको तलवार चला के दिखानी पड़ती है, डंडा चला के दिखाना पड़ता है, खाली हाथ चला के दिखाना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा चाइनीज मूवी में जैकी चैन हो गए, जेट ली मास्टर हो गए, वो कुंफू के नए नए मूवमेंट्स करते हैं ना, तो वो ताओलू होता है सर। तो फिर मैंने शांसु छोड़ के 2012 में मैं शांसु छोड़े थे, फिर मैं ताओलू ज्वाइन किया था सर प्रॉपरली। अच्छा, ठीक है। योगी जी से भी आपको प्रशस्ति पत्र मिला है जी। उस मोमेंट के बारे में, उस लम्हे के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। कैसा अनुभव कर रहे थे उस समय में, और सोचा था कभी कि सीएम साहब से मिलेंगे यूपी के? जी जी, सबसे पहले तो मैं योगी जी का हाथ जोड़ के शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक रोजगार दिया। मतलब उन्होंने खिलाड़ी की भावनाओं को समझा। उन्होंने सारी कमियां छोड़ते हुए उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें सिर्फ खिलाड़ी चाहिए। तो उनका बहुत बड़ा शुक्रिया है योगी जी का, उत्तर प्रदेश सरकार का, कि उन्होंने हमें एक रोजगार दिया जिसके जरिए हम गेम में आगे निकलते हैं। क्योंकि सर अगर पैसा आएगा तो डाइट अच्छी होगी और जरूरी इक्विपमेंट्स हम खुद ये खरीद सकते हैं। तो माननीय योगी जी से जब मिला तो मतलब एक अलग ही फीलिंग्स थी, मतलब बता नहीं सकता। पहले तो ये था कि कुछ ही प्लेयर्स थे, चुनिंदा प्लेयर्स जिनके नाम थे लिस्ट में कि हाँ ये योगी जी से मिलेंगे, ये जाएंगे उनके पास। तो फिर अचानक से लिस्ट आती है दूसरी, तो उस लिस्ट में पहले नंबर पे मेरा ही नाम था सर, ये रवि सूर्यवंशी। मैं कहा हाँ जी मैं हूँ। तो उन्होंने कहा योगी जी से मिलना है और आपको अपॉइंटमेंट लेटर योगी जी ही देंगे। तो मैं उस समय बहुत खुश हुआ कि एक ऐसी शख्सियत जो पूरी दुनिया में छाई हुई है, उनसे मिलने का आज सुनहरा अवसर मिल रहा है। क्या बात है। अच्छा रवि, खाकी वर्दी जो होती है ना, जॉब्स कई सारी हैं, गवर्नमेंट जॉब्स, अच्छी अच्छी तनख्वाह भी है, लेकिन खाकी वर्दी पहनकर जब आप कहीं से गुजरते हैं तो एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। आप भी खाकी वर्दी पहनते हैं, तो जब पहनते हैं कैसा लगता है? और फैमिली में, गाँव में जब कभी आते या जाते हैं, लोग देखते हैं, कुछ पता चलता है पीछे से क्या बोलते हैं, कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, वो सब थोड़ा बताइए। देखिए सर, खाकी वर्दी ऐसा बोलते हैं कि सपना होता है बहुत लोगों का कि वर्दी पहननी है, और वर्दी का सर अपना एक अलग ही रुतबा होता है। और आपसे मैं सच्चाई बताऊं तो वर्दी मतलब हर कोई इंसान पहन भी नहीं सकता। बहुत ही ज्यादा सहनशीलता चाहिए, बहुत ही ज्यादा समझदारी चाहिए,
रवि, अभी आप एक उपलब्धि पा चुके हैं, जी सिपाही बन चुके हैं, पुलिस वाले बन चुके हैं। अगला टारगेट अब आपने क्या सोचा है? वुशु के माध्यम से ही अगला टारगेट। सर, वुशु के माध्यम से देखिए, जैसे जैसे मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की नियमावली के अनुसार अपनी एलिजिबिलिटी पूरी करूंगा मैं, तो जैसे 2 गोल्ड और 2 अदर मेडल पे इंस्पेक्टर है, और 1 गोल्ड पे एसआई है, और अगर आप कोई इंटरनेशनल बड़ा मेडल लाते हैं तो आप डायरेक्ट डीएसपी चयनित होते हैं। अच्छा जी, तो मैं एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ योगी जी का, जिन्होंने एक खिलाड़ी को इतना प्रोत्साहित किया है कि वो आगे बढ़ने के लिए कर सकता है। अच्छा, अभी थोड़ा ये जनरल क्वेश्चन है, ये उन लोगों के लिए भी है जो एथलीट में जुड़ के अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसमें यहाँ पे मुझे आपसे ये जानना है, ये पूछना है कि क्वालिफिकेशन वगैरह, एजुकेशन बैकग्राउंड की अगर थोड़ा हम बात करें तो वो भी साथ साथ चलती रहनी जरूरी है, या क्या होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा? जी हाँ, देखिए बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। बिना एजुकेशन के कुछ नहीं है सर, बिना एजुकेशन के वाकई कुछ नहीं है। अगर आपको खेल के माध्यम से सरकारी नौकरी लेनी है खेल कोटे से, तो उसमें आपको एजुकेशन, तो मतलब एजुकेशन जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके, क्वालिफिकेशन, वो तो आपको दिखानी पड़ेगी। जैसे अभी अगर आपको नॉलेज हो, आप बता पाए, डीएसपी के बारे में आप बात कर रहे थे, तो मैंडेटरी क्या क्वालिफिकेशन सर? मैंडेटरी डीएसपी के लिए ग्रेजुएशन तो मिनिमम होगा सर। अच्छा। क्योंकि वो गैजेटेड ऑफिसर की एक पोस्ट होगी, तो उसके लिए मिनिमम सर ग्रेजुएशन तो आप मान के चलिए। और मेरे हिसाब से तो सर जो नियमावली होगी, एसआई के लिए भी ग्रेजुएशन कम से कम होगा ही होगा, क्योंकि सर ये एक ऑफिसर वाला एक रैंक हो गया, तो इसके लिए ग्रेजुएशन जरूरी है बहुत। अभी थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, बहुत पीछे। जब आपने वुशु की शुरुआत की थी तो क्या एज रही थी उस समय जब आपने शुरू किया था? हाँ सर, ये मान के चलिए आप 10, 11, 12। अच्छा, और अभी आप कितने साल के हैं जब आप एक सरकारी नौकरी भी ले चुके हैं? अभी आप ये मानिए 25 रनिंग, 25 कंप्लीट होने वाली है सर। अच्छा, और 2 साल आपने बताया कि हो चुके हैं जी। तो अगर हम कहें कि 23 साल की उम्र में आप नौकरी ले चुके थे तो गलत नहीं होगा? जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़े आपके मेडल्स भी यहाँ पर हम देख रहे हैं, थोड़े क्या बहुत ही सारे हैं, इनके बारे में कुछ बता पाओ कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या जी, एक एक के बारे में अगर बिल्कुल कुछ याद हो आप? जैसे मैं दिखा दूं, ये सब मेरे मम्मी पापा की मेहनत है। अच्छा जी, और ये मेडल्स हैं, जैसे जा सकती है मेडल्स की। ये मेरा सीनियर नेशनल का मेडल है। अच्छा। सीनियर नेशनल मेडल एक अपने आप में बड़ी बात होती है सर, क्योंकि सीनियर नेशनल में आपके 28 तो स्टेट्स हो गए, और फिर जितनी आपकी पैरामिलिट्री होगी जी, और फिर सर्विसेज की टीम होगी, तो मतलब जितने भी होनहार खिलाड़ी आप कह सकते हैं पूरे भारत से, जितने भी आते हैं वो सीनियर नेशनल में आते हैं सर। तो सीनियर नेशनल में अपनी पहचान बनाना एक मेरे हिसाब से वाकई बड़ी बात है। और सर मैं आपको बता दूं कि मैं अभी तक सीनियर नेशनल में कंटिन्यू 11 बार का मेडलिस्ट रहा हूँ। अच्छा। और 2 बार मैं नेशनल में चैंपियन रहा हूँ, और 2 बार मेरा अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मेडल रहा है। ब्रिक्स गेम्स 2022 चाइना, वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा था, और मॉस्को इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप रशिया, वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा था सर। अपने गेम के प्रति पोटेंशियल होना जी एक अलग बात है, और पोटेंशियल के साथ ही साथ उसकी नॉलेज होना वो भी एक अलग बात है। किसी को कोई सिर्फ पोटेंशियल ज्यादा रखता है और कोई सिर्फ एजुकेशन, उसके बारे में ज्ञान ज्यादा रखता है। आपको दोनों ही है, तो ये आप पर्सनल तरीके से इधर उधर से इंफॉर्मेशन जुटाते रहते हैं या कोचिज से आप जानते रहते हैं? देखिए सर, मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी चीज को कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से पहले उसकी नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है। सपोज करिए कि मैं वुशु खेल रहा हूँ, अचीवमेंट्स हैं आपके सामने रखे हैं, और मैं इसके बारे में नहीं जानता, तो शायद मैं कैमरे पे बोलने लायक नहीं होता सर। एक अभी उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा हो जाए, एक आप थोड़ा रास्ता सा बता दीजिए जो स्पोर्ट्स के थ्रू जाना चाहते हैं, तो क्या क्या उन्हें करना चाहिए, कहाँ गलती नहीं करनी चाहिए और कहाँ संभल कर चलना चाहिए? देखिए सर, गलतियां आज का यूथ कर रहा है नशे को लेकर। यूथ क्या कर रहा है कि सपोज करो कोई बंदा 15,000 की नौकरी कर रहा है, तो वो महीने में 7,000, 8,000 की अगर नशे की लत वो मतलब नशे को यूज कर रहा है, तो मेरे हिसाब से वो बहुत गलत है सर।
और लाइफ में डिस्ट्रक्शंस आते हैं। मैं सपोज क्या सर, मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। जहाँ हम लोग बैठे हैं, इंटरव्यू चल रहा है, पहले यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले यहाँ पे सिर्फ उस तरफ एक कमरा था और हम परिवार में 6 मेंबर हैं, और उस कमरे की छत भी मतलब कच्ची छत थी। बारिश आती थी तो मतलब हमें टेंशन होती थी कि सोएंगे कैसे हम। लाइट का कोई साधन नहीं था। टीवी हमारे घर में बचपन से नहीं रहा। सीरियसली बता रहा हूँ, बचपन से हमारे घर में ना तो टीवी रहा, और फोन भी मेरे पास तब आया जब मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भोपाल के साइंस सेंटर में सेलेक्टेड हो चुका था। तब मेरे पास टच फोन आया था, बटन वाला। तो सर अगर आप निरंतरता से किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में आप कार्य करते हैं ना, तो वहां से आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ तो पक्का मिलेगा। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि 2 साल मेहनत की, मेहनत उन्होंने इतनी की, रिजल्ट उनको इतना चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी ये थोड़ी कम है। क्योंकि उसेन बोल्ट ये बोलते हैं कि मैं 9.62 या 63 सेकंड्स दौड़ने के लिए मैं 4 साल दौड़ा हूं। सोचिए आप, एक बंदा जो 10 सेकंड से भी कम का समय निकाला 100 मीटर में, वो 4 साल निरंतरता से दौड़ रहा है। तो उसी हिसाब से मतलब यूथ को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप कुछ भी करें, कुछ भी करें, आप उसमें नंबर 1 बन जाएं। आपको पॉलिटिशियन बनना है, आप उसमें ऐसे बने कि MP MLA आपको कांटेक्ट करें कि हाँ भाई हमारी पार्टी से आना। आप एथलीट बने तो आप ऐसे बने कि अगर 5 फीट 2 इंच की हाइट का लड़का रवि सूर्यवंशी बेल्ट की नौकरी में भर्ती हो सकता है सर, तो एक दृढ़ संकल्प इंसान से कुछ भी करवा सकता है। बिल्कुल सही बात है। और रवि ने कुछ चीजें ये बताई कि उनके पास मोबाइल एक काफी टाइम बाद आया, घर में टीवी नहीं था, और भी सारी चीजें इन्होंने बताई हैं। तो एक चीज ये सीखने की जरूर है उन बच्चों के लिए जो आजकल छोटी छोटी चीजों पर जिद कर जाते हैं कि अच्छा मोबाइल चाहिए, 12th पास कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया तो बाइक चाहिए, और नहीं देंगे पेरेंट्स तो उनसे शिकायत रहेगी जिंदगी भर की पापा ने कुछ नहीं किया, मम्मी ने कुछ नहीं किया, मैं तो बेकार हूँ, ये हूँ वो हूँ। आपको अपने सपने के लिए खुद ही मेहनत करनी चाहिए और कुछ अचीव करना चाहिए। और इसका जीता जागता उदाहरण मुझे लगता है आज हमारे साथ रवि मौजूद हैं, एंड बैट की नौकरी कर रहे हैं, यस पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, और आगे भी टारगेट है DSP बनने का। रवि, बहुत अच्छा लगा आज आपसे जुड़कर, आपसे बात करके। एंड में चलते चलते कुछ पहुंचाना हो युवाओं तक कोई संदेश तो आप पहुंचा सकते हैं। मैं तो सभी से हाथ जोड़ के बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि नशे से दूर रहें, और जितना ज्यादा हो सकता है शिक्षित बने और संगठित रहें, और अपने एम के लिए कंसिस्टेंसी से वर्क करते रहें। तो मैं कह सकता हूं कि आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी नए अतिथि के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक रखिए आप अपना ख्याल, अपनों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।